कंप्लीट हिंदी नॉवल मेहरबान पिया। मैंने पूछा है नंदिनी कहाँ है। अक्षित की गरजती हुई आवाज़ ने पूरे हॉल में एक सन्नाटे को तोड़ दिया था। वो हरिशंकर शर्मा की तरफ पलट कर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और अपमान के गहरे निशान थे। सामने खड़े हरिशंकर शर्मा एक पल के लिए घबरा गए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेबसी साफ झलक रही थी। जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज उनकी बेटी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। अक्षित बेटा, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। वो हमसे बिना कुछ कहे ही। हरिशंकर शर्मा की आवाज़ कांप रही थी और शब्द उनके होठों पर अटक रहे थे। सावित्री जी लगातार अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थीं। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वो भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बिना कुछ कहे अपनी शादी के दिन घर से भाग गई और ये सब आपकी आंखों के सामने होता रहा और आपको कुछ पता नहीं चला। अक्षित के लहजे में तंज और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा जैसे कुछ और कहने वाला हो, लेकिन उसकी माँ सुनीता सिंह ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। बेटा, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। हमें पहले ये देखना होगा कि वो कहाँ गई है। सुनीता सिंह के लहजे में बेचैनी और मायूसी दोनों साफ झलक रही थीं। वो अपनी बहू की बेइज्जती और परिवार की बदनामी के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन अपने बेटे के सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी। मामा, आप समझ भी रही हैं ना कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं और आप कह रही हैं कि ये गुस्से का समय नहीं है। अक्षित की आवाज़ और भी ऊंची हो गई थी। गुस्से के मारे उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। माथे की रगें उभर आई थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। उसकी दुल्हन शादी से पहले ही उसके मुंह पर कालिख पोत कर भाग चुकी थी। हॉल में मौजूद हर एक इंसान की निगाहें उसी पर टिक गई थीं, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। बस करो अक्षित, इतने लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। अक्षित के पापा राजेश जी, जो अब तक खामोशी से कोने में खड़े थे, आगे बढ़े। उनकी आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन चेहरे पर छुपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि उनका बेटा अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। उसका दिल घायल है, मगर फिर भी परिवार की इज्जत को संभाल कर रखना भी तो जरूरी था। तभी सावित्री जी आगे बढ़ी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए अक्षित का हाथ थाम लिया, जैसे वो टूटते हुए पल को रोक लेना चाहते हों। भगवान की कसम, हमें कुछ नहीं पता बेटा कि नंदिनी ऐसा भी कुछ करेगी। वो बचपन से जिद्दी थी, मगर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हर शब्द के साथ उनका दर्द बाहर आ रहा था। उनकी आंखों में शर्मिंदगी, पछतावा और बेबसी एक साथ तैर रहे थे। अक्षित ने उन्हें गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखा, जैसे उनके हर शब्द पर उसे यकीन करने में दर्द हो रहा हो। जिद्दी थी? आपकी उस जिद्दी बेटी ने आज मेरी और मेरे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या आप लोगों को इस बात का जरा सा भी एहसास है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान से मार दूंगा। वो गुस्से के मारे गरज उठा था। आवाज़ भी अब गुस्से से कांप रही थी, जैसे भीतर जमा सारा लावा फूट पड़ा हो। सुनीता जी ने एक बार फिर उसे शांत करने की कोशिश की, मगर इस बार अक्षित किसी की सुनने की हालत में नहीं था। अक्षित, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, इनकी भी हुई है। सुनीता सिंह के शब्दों में विनती थी, एक माँ की लाचारी थी। लेकिन अक्षित ने झटके से उनका हाथ अलग कर दिया और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही जैसे पूरे हॉल पर खामोशी का साया छा गया। हर चेहरा सन्न था, हर आंख में चिंता और हैरानी थी। हरिशंकर शर्मा की नजरें झुकी हुई थीं, मानो शर्म के बोझ के तले दब गए हों, और सावित्री जी रोते हुए वहीं पर बैठ गईं। अनन्या ये सब देख रही थी, अपने माँ बाप को इस तरह टूटते बिखरते और अपमान सहते हुए। उसकी आंखों में दुख और बेबसी के आंसू थे, मगर वो पत्थर बनी खड़ी थी। नंदिनी अपने सपनों के पीछे भागते भागते इन सब की इज्जत को कुचल चुकी थी, और अब उस एक फैसले के परिणाम सबकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाले थे, बहुत भारी। कितनी ही देर गुजर गई थी, लेकिन समय जैसे वहीं रुक गया था। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? शादी खत्म करके अब आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? अक्षित की आवाज़ पूरे ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखें जैसे आग उगल रही थीं। वो हरिशंकर शर्मा के सामने खड़ा था, जो नजरें झुकाए खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। उनके पास बैठी सावित्री देवी की आंखें बार बार आंसुओं से भरी जा रही थीं। सुनीता जी और राजेश जी भी चुपचाप खामोश तमाशाई बने बैठे थे। अंकल जी, आपकी बेटी भाग गई है और अब आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप यहाँ पर बैठा रहूँ? मेरी इज्जत को इस तरह कुचल दिया गया और आपके पास कोई जवाब नहीं। अक्षित के लहजे में दर्द और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था।
बेटा, हमें तुम्हारी तकलीफ और अपमान का अंदाजा है। नंदिनी ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन सावित्री देवी ने उनकी बात काटते हुए जल्दी से कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारी छोटी बेटी अनन्या से शादी कर लो। उनकी बात सुनकर अक्षित एक पल के लिए जड़ हो गया। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगा, जैसे उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी आंखों में गुस्से की एक नई और तेज लहर दौड़ गई। ये क्या कह रही हैं आप? क्या एक बेटी के भागने के बाद दूसरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं आप लोग? वो गुस्से से तमतमाकर बोला। बेटा, ये बलिदान नहीं है। अनन्या हमारी बेटी है और वो हमेशा से हमारी इज्जत और हमारी चिंता करने वाली है। हमें यकीन है कि वो इस रिश्ते को निभाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून भी लेकर आएगी। जबकि अक्षित तो बस उनके कहे शब्दों में खो गया। उसकी नज़रों के सामने 18 साल की मासूम अनन्या का चेहरा घूम गया। ये कैसे मुमकिन था? वो छोटी सी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था? उसका दिमाग सोचकर ही सुन्न होने लगा। वो खुद 32 साल का मैच्योर कसरती बॉडी का मालिक था और अनन्या एक छोई मुई 18 साल की नाजुक सी कली। अभी उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि तभी उसी पल अनन्या ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वो लेमन कलर के कुर्ते और वाइट ट्राउजर में थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शहद सी सुनहरी आंखें नमकीन पानी से भरी हुई थीं। उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थीं और अब हिम्मत करके अक्षित और उसके माता पिता के सामने खड़ी हो गई थी। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। अक्षित ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये फैसला तुम्हारे लिए कितना बड़ा है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किन हालात में ये कदम उठाने जा रही हो? अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे पता है, लेकिन ये मेरे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं ये शादी अपनी खुशी से नहीं, उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। उसके इतना कहते ही सबके होंठ सिल गए थे। सुनीता जी और राजेश जी उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगे। आंखों में विनती के रंग भरे हुए थे, जैसे कह रहे हों, बेटा मान जाओ, 2 परिवारों की इज्जत का सवाल है। अक्षित सिर पकड़कर रह गया था। उसने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। शादी की रात घर का माहौल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। हरिशंकर शर्मा की नज़रें झुकी हुई थीं। सावित्री देवी का दिल अपनी बेटी के इस बलिदान से भारी हो रहा था और अनन्या के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो आमतौर पर दुल्हनों के चेहरे पर होता है। अक्षित इस समय अपनी वर्दी में कमरे के एक कोने में खड़ा था। वो जानता था कि ये शादी उसके लिए भी एक परीक्षा है। एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताना जो उसकी पहली पसंद नहीं थी, और वो भी ऐसे हालात में जहां फैसले भावनाओं से ज़्यादा मजबूरियों में लिए गए हों। पंडित जी ने विवाह की रस्म के लिए दोनों को साथ बिठाया। अक्षित के हाथ कांप रहे थे जब उसने अनन्या की मांग में सिंदूर लगाया था। उसमें न कोई खुशी थी न कोई उत्साह। अनन्या ने कांपते हुए अपने माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में जैसे एक विनती सी झलक रही थी कि वो उसके इस बोझ को समझे, और फिर वो चुपचाप विदा होकर अक्षित के घर आ गई। 3 घंटे के लगातार सफ़र के बाद वो सहमी हुई बिस्तर पर बैठी थी। सुनीता जी उसे अभी अभी अक्षित के कमरे में छोड़कर जा चुकी थीं। उसे बेड पर बिठाने के बाद उसे बहुत प्यार से उसे समझाया भी था, बेटा अपने मन से हर डर को निकाल दो। मेरा अक्षित जितना सख्त दिखता है उतना है नहीं। थोड़ा समय लगेगा उसे इस रिश्ते में एडजस्ट होने के लिए, लेकिन उम्मीद है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अनन्या ने भी जी मम्मी जी कहते हुए सर झुका लिया था। उसकी आंखें छलकने को तैयार थी मगर उसने खुद को मजबूती से संभाल रखा था। सुनीता जी के जाने की थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और अक्षित अंदर आया था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। कमरा रोशनी और खुशबू से सजा हुआ था, लेकिन माहौल ठंडा और भारी था। अनन्या ने अपनी नज़रें ज़मीन पर टिका रखी थीं, जबकि अक्षत कपड़े बदलकर खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया या फिर अपने माँ बाप की खुशी के लिए? उसने एक अजीब से सवाल से बात की शुरुआत की, जिसका जवाब वो खुद भी जानता था। अनन्या ने नज़रें उठाईं। उसकी आवाज़ थकी हुई मगर साफ थी। मेरे माँ बाप की इज्जत थी मेरे लिए सब कुछ है। ये शादी मैंने उनकी खुशी और सम्मान के लिए की है और मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। अक्षित ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बहुत खुश रख पाऊंगा या ये शादी तुम्हारे सपनों के जैसी होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। उसकी बात पर अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। बस यही काफ़ी है। वो संतुष्ट हो गई थी।
उसके लिए सच में यही काफ़ी था। उसकी बहन जो करके चली गई थी, उसके बाद उसे सम्मान मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अभी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अक्षित उसे किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता था। उसकी बात का मतलब समझते हुए वो तुरंत बेड से उतरकर चेंजिंग रूम में चली गई थी और एक सादा सा सूट पहनकर बाहर आई थी। ज्वेलरी और मेकअप से भी खुद को आज़ाद कर लिया था। इस वक्त उसका खिला खिला रंग उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। इतनी खूबसूरत तो वो दुल्हन बनकर भी नहीं लग रही थी जितनी अब सिंपल रूप में लग रही थी। खूबसूरत तो नंदिनी भी बहुत थी, बल्कि उसका रंग तो अनन्या के रंग से भी खिलता हुआ था। लेकिन अनन्या की रंगत में जो कशिश और जो चमक थी वो नंदिनी के रंग रूप में नहीं थी, और यही कशिश अक्षत का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। अक्षत ने उसके खिलते वजूद से जल्दी से नज़रें चुराई थीं। उसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए अनन्या जल्दी से बेड के किनारे पर जाकर लेट गई थी। तो वहीं दूसरी ओर अक्षित सोच में डूब गया था कि दोनों बहनें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक ने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी तो दूसरी ने उसे बचा लिया था। रात की खामोशी और सन्नाटा दोनों के बीच एक अजीब सा फासला पैदा कर रहा था। वो बिस्तर पर शांति से सो रही थी, मगर उसका चेहरा थका हुआ और भावहीन लग रहा था, जैसे किसी ने उसके सपनों को कुचल दिया हो, जैसे वो अपने दिल की इच्छाओं का भारी बोझ उठाए हुए हो। अक्षित कमरे में सोफे पर बैठा था। उसकी नज़रें अनन्या के सोते हुए चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में बीते हुए पलों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो एक मैच्योर इंसान था और अपने लिए भी एक समझदार मैच्योर जीवन साथी ही चाहता था। लेकिन अनन्या सिर्फ 18 साल की थी। उसका दिल अभी शादी और इस रिश्ते की गहराई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा से एक समझदार लड़की से शादी करना चाहता था जो जिंदगी के हर पहलू को समझ सके। मगर अनन्या, जो उससे 15 साल छोटी थी, उसके लिए अब भी मासूमियत और बचपने की प्रतीक बनकर रह गई थी। ये शादी आखिर कब तक चल पाएगी? क्या मैं इस लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता पाऊंगा? वो यही सोच कर रह गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपनी रॉकिंग चेयर की ओर चला गया। कुर्सी पर बैठकर उसने पैर फैलाए और उसे हल्के हल्के झुलाने लगा। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो एक कश लेता और फिर गहरी सांस छोड़ता, जैसे अपनी सारी परेशानियों को धुएं में उड़ाना चाहता हो। उसकी आंखों में उदासी और उलझन साफ झलक रही थी। मैंने ये क्या कर लिया? मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक मुश्किल मोड़ पर आ चुकी है। वो इस नए रिश्ते में सुकून और खुशी ढूंढना चाहता था, लेकिन ये शादी उसकी उम्मीदों से बहुत अलग थी। वो अनन्या को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी मासूमियत, कम उम्री और ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता उसे और भी उलझा रही थी। सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए वो उठने ही वाला था कि उसकी नज़र फिर से अनन्या पर जा ठहरी, जो अब भी गहरी नींद में सो रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर फैले बचपने और मासूमियत को देखकर एक पल के लिए अपनी किस्मत को कोसने लगा। क्या यही ज़िंदगी मैं चाहता था? उसके दिल में तूफान मचा हुआ था, मगर चेहरे पर बेपरवाही थी। वो जानता था कि इस रिश्ते को निभाना और इस लड़की के साथ ज़िंदगी बिताना उसके लिए एक परीक्षा बन चुका है। वो अपनी कड़वी सोच को झटकते हुए बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने उसने शादी की पहली रात के लिए और शादी के लिए बहुत सपने सजाए थे, जो कि एक नेचुरल बात थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। और अब उसके पहलू में जो लड़की लेटी थी, उसे चाहकर भी रिश्ता बनाने के बारे में सोच नहीं सकता था। उसके बराबर में एक जवान और खूबसूरत लड़की लेटी थी। यह एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था। उसने अनन्या की तरफ से करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा। न जाने क्या सोचकर वो उठकर बैठा और 2 तकिए अपने और अनन्या के बीच लगाकर दोबारा से लेट गया। शादी की उलझनों से थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही नींद में खो गया। सुबह की नरम धूप अपनी हल्की किरणों के साथ कमरे में फैल रही थी। अनन्या ने धीरे से आंखें खोली और बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसका दिल अब भी इस नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पास देखा तो जगह खाली पड़ी थी। अक्षित पहले ही कमरे से बाहर जा चुका था। वो भी थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आई। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल ठीक किए, दुपट्टा संभाला और नीचे आ गई। वहाँ उसने अक्षित, सुनीता सिंह और राजेश सिंह को देखा, जो पहले से ही नाश्ते की मेज पर बैठे थे। नमस्ते, उसने पास जाकर दोनों से सम्मान से कहा। राजेश सिंह और सुनीता सिंह ने उठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। अक्षित, जो नाश्ता करके पहले ही अपनी तैयारियों में व्यस्त था, थोड़ी दूरी पर बैठा था। उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, मगर उसने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया उस पर। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे उसे इस नए रिश्ते से कोई भी फर्क न पड़ता हो।
सुनीता सिंह और राजेश सिंह अनन्या से बहुत अपनेपन और प्यार से बात कर रहे थे, जिससे कि उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वो जानती थी कि उसके सास ससुर उसे सम्मान दे रहे हैं और यही बात उसके लिए सुकून देने वाली थी। अक्षित के रूखे व्यवहार को उसने समय के हवाले कर दिया था। वो उसे सम्मान के साथ अपने घर लाया था, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी और वो इस एहसास को कभी नहीं भूल सकती थी। नाश्ता खत्म होने के बाद अक्षित ने अपना कोट पहना और बिना कुछ कहे तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। अनन्या ने कुछ देर सुनीता सिंह और राजेश सिंह के साथ बैठकर बात की और फिर खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। वो जानती थी कि अक्षित का दिल अभी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी। चाहे अक्षित का व्यवहार जैसा भी रहे, वो अपनी तरफ से इस घर को और अक्षित को पूरा प्यार और समर्पण देगी। अब यही उसका संसार था, यही उसकी सच्चाई थी। अगले दिन की शुरुआत भी खामोशी के साथ हुई। सुनीता सिंह और राजेश सिंह सुबह सुबह उठ गए थे, क्योंकि उन्हें गांव के लिए वापस निकलना था। इस शहर में उनका ठहराव बस अक्षित की शादी तक ही था। हवेली के नौकर सामान गाड़ी में रख रहे थे और अंदर का माहौल थोड़ा भारी था। सुनीता जी ने अनन्या को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। अक्षित का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारा धैर्य और प्यार है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो इसने से उसे समझा रही थी। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में कई डर भी थे। राजेश जी ने भी अनन्या को आशीर्वाद दिया और अक्षित को बुलाया। वो जो सुबह से चुप था, आकर राजेश जी के सामने खड़ा हो गया। बेटा, अब अनन्या तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारी पत्नी है, उसकी इज्जत करना और उसका ख्याल रखना। हम तुम पर भरोसा करके जा रहे हैं। वो उसे दबे दबे लहजे में बहुत कुछ समझा गए थे। जी पापा। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जिसने माहौल को और भी खामोश बना दिया था। जब सुनीता जी और राजेश जी गाड़ी में बैठे तो अनन्या ने सम्मान से उन्हें विदाई दी। वो गाड़ी के दूर होने तक खड़ी रही, दिल में उनकी बातों को दोहराते हुए। कमरे में वापस आते वक्त उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। अब ये घर उसकी जिम्मेदारी था और अक्षित के रवैये के बावजूद वो इस नए किरदार को निभाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अक्षित अंदर जाकर स्टडी रूम में बिजी हो गया था, जैसे उसे किसी भी बात से कोई दिलचस्पी न हो। वो अकेली कमरे में थी। उसने फिर किचन का रुख किया ताकि नाश्ते के बाद के बर्तन समेट ले और घर के दूसरे कामों में लग जाए। वो तैयार होकर नाश्ते के बाद अपने रिवायती अंदाज में घर से निकल गया था। उसने अनन्या को रस्मी अंदाज में चलता हूँ कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया था, जहाँ उसकी गाड़ी पहले से खड़ी थी। वो हमेशा की तरह खामोश और संजीदा था, जैसे शादी का कोई असर उसके रवैये पर न हुआ हो। अनन्या ने अक्षित को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अक्षित की दुनिया उससे बहुत अलग है, मगर वो अपनी नई जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार थी। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। ये घर अब उसके ऊपर था, उसकी जिम्मेदारी था और उसे इसे संभालना था। अनन्या ने सबसे पहले पूरे घर का जायजा लेने का फैसला किया। वो बड़े लॉन से शुरू हुई, जहाँ न्यू अंदाज के फर्नीचर और शानदार झूमरों ने शाही माहौल का एहसास दिया। इसके बाद वो एक एक कमरे में गई, खिड़कियाँ खोलकर रोशनी को अंदर आने दिया और देखती रही कि कहाँ क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। किचन में जाकर उसने नौकरानी माला को हिदायत दी, किचन को साफ रखना, सफाई बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना सुबह के वक्त सब चीज़ों का ख्याल रखा करो ताकि अक्षित को कोई शिकायत ना हो। जी बीबी जी, आप बेफिक्र रहें, हम सब काम वक्त पर करेंगे, माला सम्मान से बोली। फिर अनन्या ने लॉन का रुख किया, जहाँ माली बाबा काम में बिजी थे। वो कुछ लम्हे खामोशी से बाग को देखती रही, फिर माली बाबा से कहा, पौधे बहुत खूबसूरत हैं, मगर पानी वक्त पर दिया करें और ये जो कुछ झाड़ियाँ बढ़ गई हैं इन्हें भी काटने की ज़रूरत है। जी बीबी जी, आज ही ये सारा काम पूरा कर दूंगा, माली कहकर वापस अपने काम में लग चुका था। घर का जायजा लेने के बाद उसने ड्राइंग रूम में जाकर सफाई का हाल देखा और वहाँ की नौकरानी को कुछ हिदायतें दी। हर काम करते हुए उसके अंदाज में जिम्मेदारी और सादगी थी, जैसे वो खुद को इस नए किरदार में ढालने की पूरी कोशिश कर रही हो। वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए वो कहीं से भी 18 साल की वो नाजुक सी गुड़िया नहीं लग रही थी, जो कल तक अपने मम्मी पापा के सामने छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करती थी। वो शाम को थका हुआ घर लौटा था। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आ रही थी। उसने खामोशी से अपना कोट सोफे पर रखा और बैठ गया। उसका दिल भारी था, मगर वो खुद को सामान्य जिंदगी में ढालने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने उसे अंदर आते देखा तो वो जल्दी से खाने की तैयारी में लग गई। कुछ ही देर में वो खाने की ट्रे लेकर उसके पास आ गई।
खामोशी से टेबल पर खाना रखा और एक तरफ को खड़ी हो गई। अक्षत ने एक नज़र उस पर डाली मगर बिना कुछ कहे खाने में लग गया। खाने के दौरान वो एक पल के लिए रुका और कहा कि कॉफ़ी भी बना दो। अनन्या ने उसे देखा और फिर कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। नौकरों के होने के बावजूद वो उसका हर काम अपने हाथों से कर रही थी। कुछ देर के बाद ही वो कॉफ़ी का गर्म कप लेकर आई और उसे अक्षत के सामने लाकर रख दिया। वो खामोशी से कप उठाकर कॉफ़ी पीने लगा। उसकी नज़रें कभी कभी अनन्या की ओर उठ जाती मगर वो उन्हें तुरंत झुका लेता। दोनों के दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। वो तुरंत ही वहाँ से हट गई। अक्षत को कॉफ़ी देने के बाद वो कमरे में जाकर सो गई थी। वो दिन भर के कामों से थकी हुई थी और जल्दी ही नींद की गहराई में चली गई। दूसरी तरफ अक्षित अभी तक जाग रहा था। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा सिगरेट के धुएं के बीच गुमसुम सोचों के भंवर में फंसा हुआ था। उसका दिल और दिमाग एक अजीब सी कश्मकश में था। वो खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों वो अपनी पत्नी से दूर रहकर बेचैन है। वो इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अनन्या अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है और उसकी पत्नी है। ये सोचते हुए वो अचानक अपनी जगह से उठा और अनन्या के करीब जा पहुंचा। वो गहरी नींद में थी। उसका चेहरा मासूमियत और बेखबरी का मंजर पेश कर रहा था। बेशक वो कमसिन हसीना थी लेकिन थी तो उसकी पत्नी। इस वक्त वो ब्लैक नाइट सूट में थी। उसकी शर्ट पेट से थोड़ी सी ऊपर हट गई थी जहाँ से उसका खूबसूरत बेली बटन साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत के होंठ कांप उठे। उसका जी चाहा आगे बढ़कर उसके नरम गुदाज पेट पर अपने होंठ रख दे। उसके जज्बातों में चिंगारी सी जलने लगी। वो उसकी बीवी थी, जायज रिश्ता था उसके साथ। फिर किस बुनियाद पर वो उससे दूर रहता जबकि वो पूरी की पूरी उसकी थी। जब्त के बंधन क्षण से टूट गए थे। अंग अंग जज्बातों से भरने लगा था। दिल नए अंदाज में धड़कने लगा। धीरे से उसके करीब बैठते हुए उसने बड़ी ही नरमी से उसके पेट पर अपना हाथ रखा था और धीरे धीरे सहलाते हुए उसकी नरमी को महसूस किया। अनन्या थोड़ा सा कसमसाई थी लेकिन दोबारा से सो गई। अक्षत की नज़र उसके भरे भरे गुलाबी होठों पर जाकर टिक गई और अगले ही पल उसने झुककर अनन्या के लबों को दीवानगी की हालत में पीना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने सुलगते हुए जज्बातों को उसके वजूद से शांत करना चाहता हो। अनन्या उसके इस दीवानगी भरे स्पर्श पर घबरा कर उठी थी। उसके चेहरे पर डर और हैरानी थी। इससे पहले कि वो चीख मारती, अक्षत ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश रहो, डरो मत, कुछ नहीं है, मैं हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें हल्की सी सख्ती और नरमी का मिला जुला एहसास भी था। अक्षत ने धीमे से उसके मुंह से हाथ हटाया और कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। वो बड़ी नरमी से उसकी शर्ट के बटन खोलता उसके वजूद को बड़ी ही शिद्दत से अपने। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी सिसकियां अंधेरे में गूंजने लगीं। अंधेरा अक्षत की तीव्र भावनाओं का गवाह था जहां वो अपने अंदर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अनन्या बेबस थी। अक्षत को रोकना चाहती थी मगर खामोश थी। उसके आंसू उसकी लाचारी की कहानी बयान कर रहे थे। अक्षत की हरकतें हद से आगे बढ़ने लगीं और अनन्या उस पल की शिद्दत को सहने की कोशिश करती रही। वो अचानक उसके इस बदले हुए कठोर रूप से घबरा गई थी। उसकी कोई भी बात या विरोध असर न कर सका। उसके नरम मक्खन जैसे वजूद को महसूस करते हुए अक्षत पागल हो उठा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना उसकी मासूमियत न उसकी कमसन नाजुकता। वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, मजबूत कद काठी वाला और अनन्या नरम नाजुक सी गुड़िया। उसकी दोनों टांगों को हटाता हुआ जब उसकी मक्खन सी नाजुकी पर अपने होंठ रखे तो अनन्या मचल उठी थी। शर्म के मारे उसका पूरा शरीर तपने लगा था। उसे नहीं पता था कि पति पत्नी का रिश्ता इस हद तक भी होता है, लेकिन आज जब अक्षत उसके इस कदर करीब जा रहा था तो शर्म के मारे वो पानी पानी हुई थी। बड़ी मदहोशी से उसकी नाजुकी को चूमता वो अपने बस में नहीं था और अगले ही पल अनन्या को अपनी नाजुकी में उसकी जीभ की सरसराहट महसूस हुई थी। बुरी तरह मचलते उसने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। यह एहसास एक अलग ही एहसास था। वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। एक अजीब सी गुदगुदी पूरे वजूद में उठ रही थी। गहरी सांस और मदहोश आहें उसके होठों से निकलने लगी थीं, लेकिन नहीं जानती थी कि अभी इस गुदगुदी की जगह एक तेज दर्द की लहर भी उसे बर्दाश्त करनी थी। उसकी नाजुकी का जाम पीने के बाद वो जरा सा ऊपर आया था। उसके होंठ रखता तो उसकी नाजुक सी धड़कनों को भी हर चीज़ से आज़ाद कर गया। कमसिन उम्र की छोटी छोटी नाजुक सी धड़कनें देखकर वो बुरी तरह मदहोश होता उन्हें भी पीने लगा था और अब उसके जज्बात के सारे सब्र जवाब दे गए थे। वो अब खुद को और नहीं रोक सकता था। एक ही झटके में उसकी नाजुकी में उतरा कि अनन्या के लबों से एक दर्द भरी सिसकारी निकल गई थी। और फिर अक्षत रुका नहीं था।
जज्बातों का एक तेज तूफान उठा था जिसमें अक्षत को तो बेपनाह सुकून मिला था, लेकिन वो तड़प उठी थी। बिस्तर पर अपनी कमसिन पत्नी की पवित्रता के निशान देखकर वो एक अजीब सी तसल्ली में डूब गया था कि वो सच में मासूम और पवित्र थी। उसके दिल के सारे शक और डर खुद ब खुद खत्म हो गए थे। नंदिनी ने जो चोट उसके मजबूत दिल पर दी थी, उस जख्म को अनन्या ने भर दिया था। अब वो दिल से उसकी कदर और अहमियत समझ चुका था। बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसे अपनी बाहों के आगोश में समेट कर वो सुकून से सो गया था। सुबह की नरम रोशनी ने कमरे को उजाला से भर दिया था, मगर अनन्या की आंखों में रात का डर अब भी ताज़ा था। वो बिस्तर से धीरे से उठी और अपने दिल की धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करने लगी। अक्षित पहले ही जाग चुका था और सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे रात की कशमकश वो भूल चुका हो। अनन्या ने खामोशी से बाथरूम का रुख किया। आधे घंटे के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली और नाश्ता तैयार करने किचन की ओर चली गई, जबकि पीछे से अक्षत ने जाते हुए अनन्या को एक नज़र देखा था। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई थी। उसे अनन्या की हालत का अंदाजा था। वो रात को किस कदर दर्द से मचल उठी थी, लेकिन वो क्या करता, वो मजबूर हो गया था। और फिर एक न एक दिन तो ये रिश्ता बनना ही था। ये डर अनन्या के दिल से निकालना ही था। लेकिन जो भी हो, अक्षत के दिल में अनन्या की जगह अब बहुत ऊंची हो चुकी थी और उसका एहसास अब अनन्या को भी जल्दी ही होने वाला था। अक्षत नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो अनन्या ने जल्दी से नाश्ता लाकर उसके सामने रख दिया। अक्षत ने खामोशी से नाश्ता शुरू किया। तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर लो, मुझे तुम्हारी शिक्षा पूरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वो अचानक नाश्ते के बीच बोला। वो हैरान रह गई। वो अचानक उसकी पढ़ाई के लिए कैसे मान गया था, जबकि शादी के बाद जब हरिशंकर शर्मा जी ने उससे कहा था कि हमारी बेटी अनन्या डॉक्टर बनना चाहती है, ये उसका सपना है, तो उसकी पढ़ाई को बीच में मत रोकना, उसकी पढ़ाई पूरी करवा देना। तो उसने सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसे दूसरी नंदिनी नहीं बनाना चाहता। और अब ये बदलाव कैसे आ गया था? आप सच में इजाज़त दे रहे हैं? वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और तुम्हारा ये सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। अक्षित ने अखबार को एक तरफ रखते हुए छोटा सा जवाब दिया। अनन्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकती, मगर वादा करती हूँ कभी आपको निराश नहीं करूँगी। वो खुशी से झूम उठी थी। ठीक है, मगर याद रखना, पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। अक्षित ने नरमी से सिर हिलाते हुए कहा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको किसी भी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देते हुए बोली थी। वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में बार बार नमी उतर रही थी। अक्षित ने गहरी नज़रों से उसके मासूम चेहरे को देखा और उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। कल रात को अक्षित के दिए गए दर्द का असर अनन्या के चेहरे से पढ़ाई की इजाज़त मिलते ही ख़त्म हो गया था। वो खामोशी से उठकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया और पीछे वो खुशी से झूमने लगी थी। शाम के वक्त वो पुलिस स्टेशन से 7 बजे घर आया था। वो किचन में खाना बनाते हुए उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पहले ही सुन चुकी थी। वो थका हुआ था, साथ ही चेहरे पर एक खास गंभीरता भी साफ नजर आ रही थी। कुछ लम्हों के बाद अक्षित ने सोफे पर बैठते हुए उसे आवाज़ दी। ये लो, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। आज सुबह मैं जाकर सब कुछ पूरा करवा कर आया हूँ। अब इसे भर लो और जमा कर देना। अनन्या ने जल्दी से चाय टेबल पर रखी और हैरानी के साथ फॉर्म को थाम लिया। आप सच में मेरा दाखिला करवा कर आ गए? अक्षित ने अपने कोट के बटन खोलते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, ये काम जरूरी था। शिक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जब तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का है। अनन्या के चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। अक्षित ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा। वो ब्लू फ्रॉक में अप्सरा लग रही थी। उसके जज्बात फिर से भटकने लगे। वो मुश्किल से खुद पर काबू करता नज़रों का रुख बदल गया। ये सब तुम्हारे लिए है, मगर याद रखना ये सफ़र आसान नहीं है, खूब मेहनत करनी होगी। उसने गंभीरता से मेडिकल की मुश्किल पढ़ाई की ओर इशारा किया। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा करने की कोशिश करूंगी, वो दृढ़ लहजे में बोली और वो हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छा, आप जाकर ये फॉर्म पूरा करो, कल जमा करवा दूंगा, उसने कहा तो अनन्या ने फॉर्म को सीने से लगा लिया, जैसे ये उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी की लहर साफ झलक दिखाई दे रही थी, जबकि अक्षत अपनी जगह बैठा उसे देखकर चुपचाप खुश हो रहा था। आज न जाने क्यों ये मासूम चेहरा उसे भाने लगा था, उसके दिल में अपनी जगह बनाने लगा था। अचानक ही उसे नंदिनी का ख्याल आया तो उसके होंठों पर आई मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई।
आज उसके कॉलेज का पहला दिन था और उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। सुबह की रोशनी में जब वो कमरे से बाहर निकली तो अक्षत पहले ही तैयार होकर नीचे बैठा था। उसे देखकर वो हल्के से मुस्कुराया था, लेकिन अनन्या आज कुछ अलग ही मूड में थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है अक्षित, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो उसके पास बैठते हुए शहकते अंदाज में बोली थी और फिर अपनी आंखें सिकोड़ कर बोली, वैसे अगर आप छोड़ने नहीं जाते तो मैं खुद भी चली जाती, इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं। अक्षत ने भौहें चढ़ाते हुए उसे देखा। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी। वो उसके लहजे में हल्की सख्ती भी ले आया था, लेकिन आंखों में छुपी मुस्कान साफ झलक रही थी। अनन्या होंठ दबाकर हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा जी, इतना गुस्सा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अक्षत ने सिर हिलाया जैसे उसे उसकी बात पर हल्का सा गुस्सा भी आया हो और मजा भी। मैं जानता हूँ, और तुम्हें इस दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए, उसने बात को संभालते हुए कहा। आपका साथ होना ही काफ़ी है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन आंखों में वही शरारत अब भी चमक रही थी। अक्षत मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हुआ और वो भी उसके साथ चल पड़ी। अक्षत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अनन्या को बैठने का इशारा किया। रास्ते में अनन्या लगातार कॉलेज की बातें करती रही, कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी उसकी तरफ, और हर बार उसके चेहरे की चमक अक्षत को अनजाने में एक सुकून दे रही थी। कॉलेज पहुंचने पर अक्षत ने गाड़ी रोकी। ये तुम्हारा कॉलेज है, जहां तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। आपके साथ होने का एहसास ही मुझे बहुत सुकून देता है अक्षत। मैं वादा करती हूँ कि अपनी मेहनत से आपका सिर फख्र से ऊंचा कर दूंगी, वो खुशी और जोश से बोली। फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, और हाँ, कभी मुझे छोड़ने भी आ जाया कीजिएगा ड्राइवर साहब। अक्षत ने उसे गहरी नज़र से देखा, जैसे उसे उसकी बात अच्छी लगी हो। उसने बिना कुछ कहे उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और वो झट से शर्मा गई, और वो उसके लाल होते चेहरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा पहला कदम है अनन्या, इसके बाद कदम ब कदम तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। थैंक्स अक्षत, मुझे पता है ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है, वो कृतज्ञता से बोली थी। तुम्हारी सफलता तुम्हारी अपनी मेहनत की वजह से होगी अनन्या, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, अक्षत ने नरमी से जवाब दिया था। मैं जानती हूँ, और मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगी। ये कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर गई थी। उसके बाद अक्षत ने भी अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन के रास्ते पर डाल दी और अनन्या कॉलेज की इमारत में कदम रख चुकी थी। उसके दिल में नए सपने और हौसले थे, और अक्षत की बातें उसे हमेशा याद रहने वाली थीं। कॉलेज की छुट्टी का समय हो गया था। उसने फ़ोन निकालकर अक्षत को कॉल किया ताकि वो उसे लेने आ जाए। कुछ ही मिनटों के बाद अक्षत की गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर रुकी थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी अक्षत ने बात शुरू कर दी। कैसा रहा पहला दिन, वो नरम लहजे में पूछ रहा था। बहुत अच्छा अक्षत, पूरा दिन बहुत मज़ेदार था। अभी तक तो ये सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन जब क्लास के बीच में अपना नाम और रोल नंबर सुना तो दिल बहुत खुश हो गया था। वो खुशी से पूरे दिन की बातें उसे बताने लगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। अभी तो ये एक शुरुआत है, आगे और मेहनत करनी होगी, अक्षत ने गाड़ी चलाते हुए कहा। तो अनन्या ने सिर हिला दिया और फिर दोनों चुपचाप घर की ओर चल पड़े। जब गाड़ी घर के पास पहुंची तो उसे उतारकर अक्षत ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उसे अलविदा कहकर वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए मुड़ गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में लग चुका था। उसके मन में अनन्या की पढ़ाई और उसके लिए किए गए फैसले बार बार घूम रहे थे। वो जानता था कि अनन्या के लिए आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो हर संभव तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वो अब सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। रात का समय था और वो पुलिस स्टेशन में एक केस में इतना व्यस्त था कि अपने सामान्य समय के कुछ देर से घर पहुंचा था। अनन्या उस समय पूरे घर में बेचैन घूम रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और अक्षत अंदर आया, अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची थी और फिर अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे उसके गले से लग गई। उसकी आंखों में बेचैनी और अपनापन साफ झलक रहा था। इतनी देर क्यों कर दी आपने, अनन्या ने हल्की नाराज़गी से कहा। पता भी है मैं कितना परेशान हो रही थी, उसके अंदाज में बेचैनी थी। अक्षत एक पल के लिए हैरान रह गया। वो इतनी करीब थी कि वो उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ महसूस कर सकता था। उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आगे से ऐसा नहीं होगा, आज एक ज़रूरी केस था, इसलिए देर हो गई। अनन्या ने मासूमियत से सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल अब भी थोड़ा बेचैन था।
वो धीरे धीरे उसकी आदत बनता जा रहा था। पहली बार वो इतनी देर से आया था, इसीलिए वो बुरी तरह से उसके लिए घबरा गई थी। उसकी नौकरी भी ऐसी थी, डीएसपी के पद पर था वो, तो जिम्मेदारियां भी बड़ी थी और खतरे भी। चलो अब चिंता मत करो, मैं ये वक्त अब तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो उसे लेकर कमरे में आ गया। अनन्या ने जल्दी से खाना लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो थका हुआ है और उसे भूख भी लगी होगी। उसने खाना परोस दिया। वो खाना खाते हुए भी थकान महसूस कर रहा था, मगर अनन्या की मौजूदगी और उसका ख्याल उसे सुकून दे रहा था। खाने के बाद अक्षत बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो आई तो अक्षत ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। आज बहुत थक गया हूँ अनन्या, बस मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। उसकी आंखों में चमकते जज्बात देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उस रात के बाद वो दोबारा उसके करीब नहीं आया था, लेकिन आज फिर वही रंग उसकी आंखों में चमक रहे थे। पहले तो वो थोड़ा घबराई, लेकिन अब उसे भी अक्षत की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए वो चुप हो गई। अक्षत ने उसे अपने पास खींच लिया और उसकी नरमाहट में सुकून ढूंढने लगा। उसकी मासूम मौजूदगी उसे एक अलग ही सुकून और शांति दे रही थी, जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो रहा हो। थोड़ी देर में अक्षत की आंखें बंद हो गई थीं और वो आराम से सो गया। अनन्या ने भी आंखें बंद की और उसके पास सिमटकर सो गई। दिन भर की थकान के बाद दोनों ही गहरी नींद में चले गए थे। अक्षत का बदलता व्यवहार, उसका ध्यान अनन्या के दिल को धीरे धीरे छूने लगा था और अब उसके मन में भी इस रिश्ते के लिए एक अपनापन जन्म लेने लगा था। अगले दिन वो कॉलेज पहुंची। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, उसकी नई सहेलियों ने उसका स्वागत किया। कुछ लड़कियां उत्सुक नज़रों से उसकी तरफ बढ़ी थीं। अनन्या, वो हैंडसम पुलिस ऑफिसर कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? उसकी क्लासमेट नीतू ने उत्सुकता से पूछा। वो मेरे हस्बैंड हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो सभी लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। नीतू की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। क्या तुम्हारे हस्बैंड? वो इतने हैंडसम इंसान तुम्हारे हस्बैंड हैं? वो हैरानी से बोली थी। तुम तो बहुत लकी हो अनन्या, दूसरी लड़की आशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। सच में, हमें तो तुमसे जलन हो रही है। वो तो किसी फिल्म के हीरो जैसे लग रहे थे, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, और वो तो तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में ही तुम्हारे लिए चाहत झलकती है। उसकी बात सुनकर अनन्या का दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। उसकी चाहत के जुनूनी पल याद आते ही उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई थी। रात को दोबारा से वो उसके करीब आया था और उसके अंग अंग में बिजलियां सी भर गया था। जब भी वो उसके करीब आता था, सारे शर्म के पर्दे उतार कर एक साइड पर रख देता था। ऐसी ऐसी बेबाक और बेशर्म हरकतें करता कि अनन्या शर्म से लाल पड़ जाती थी, और अब भी वही पल याद आते ही उसके गाल शर्म से दहकने लगे थे। थैंक्स, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है, और मैं खुश हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो मुस्कुराकर बोली थी। दिल ही दिल में वो भी इस बात को मानती थी कि अक्षत एक बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था, जो किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकता था। नीतू, आशा और बाकी सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है अनन्या, ऐसे पति हर किसी को नहीं मिलते। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो जानती थी कि अक्षत का स्वभाव और उसकी शख्सियत सबसे अलग है, और उसे इस बात पर गर्व था। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार है, और मैं खुश हूँ कि मेरी किस्मत में मुझे अक्षत जैसा जीवन साथी मिला है। अनन्या ने सबको एक नज़र देखकर कहा, और फिर बात बदलते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। लड़कियां उसकी बातों का आनंद ले रही थीं और अक्षत के बारे में और भी पूछना चाहती थीं, मगर अनन्या ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए तुरंत क्लास पर ध्यान लगा दिया। कहीं ना कहीं उसे अक्षत के बारे में उनका यूँ दिलचस्पी लेना अच्छा नहीं लगा था। वो अनजाने में ही उस पर सिर्फ अपना हक समझने लगी थी, और अब किसी की भी तारीफ भरी नज़र वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके दिल में अक्षत के लिए प्यार धीरे धीरे पनपने लगा था, और यह एहसास उसके लिए बहुत सुकून देने वाला था। जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। वो मेडिकल कॉलेज की सभी क्लासेस नियमित रूप से ले रही थी, और अपने टीचरों से अच्छे अंकों की उम्मीद भी कर रही थी। अक्षत की तरफ से भी उसे पूरा सहयोग मिल रहा था। वो अक्सर रात को अपनी पढ़ाई पूरी करके अक्षत से बातें करती, और वो उसकी हर बात ध्यान से सुनता। कभी कभी उसे सलाह भी देता। उनके बीच जो पहले खामोशी और दूरी हुआ करती थी, वो अब कहीं नजर नहीं आती थी। अनन्या की मेहनत और अक्षत के स्नेह ने उनके बीच की दूरियों को ख़त्म कर दिया था। अक्षत का व्यवहार अब उसके प्रति बहुत नरम और स्नेहपूर्ण हो गया था। वो उसकी सफलताओं पर खुश होता और हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। अब वो अपने काम में उतना डूबा नहीं रहता था,
और जब वो थका हुआ घर लौटता तो अनन्या की मुस्कान उसका स्वागत करती और उसे सुकून देती थी। वे दोनों अक्सर शाम को चाय पीते, कभी धीमे धीमे बातें करते। अनन्या के लिए ये अब एक प्यारी आदत बन चुकी थी कि वो अपने पति के साथ समय बिताए, और अक्षत को भी ये साथ सुकून देने लगा था। अक्षत, मेरे पहले टेस्ट के सभी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। उसने खुशी से अक्षत को अपनी कामयाबी बताई थी। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है अनन्या, मुझे तुम पर गर्व है, वो मुस्कुराकर बोला। तुम्हारी कामयाबियाँ मेरी कामयाबियाँ हैं अनन्या, वो लहजे में मिठास घोल कर बोला था। वो बेख्तियार उसके घेरे में समा गई। वो भी उसे अपने अंदर समेट गया था, किसी कीमती अमानत की तरह। ये छोटे छोटे खुशी के लम्हे दोनों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी की तरह थे। अनन्या ने महसूस किया था कि वो अक्षत के साथ अपने सफ़र में अकेली नहीं है, बल्कि वो उसकी पूरी मदद के लिए हर कदम पर मौजूद है। दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था और वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझने भी लगे थे। वो किताब में कोई चैप्टर पढ़ रही थी, मगर एक टॉपिक जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने किताब एक तरफ रखी और अक्षत के पास चली आई। अक्षत का एकेडमिक फील्ड मेडिकल नहीं था, मगर फिर भी वो उसे पढ़ाई में काफ़ी अच्छा गाइड कर देता था। अक्षत, ये टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या मुझे समझा सकते हैं? अक्षत, जो अभी पुलिस स्टेशन से वापस आया था, थोड़ा थका हुआ भी था, मगर अनन्या के कहने पर तुरंत उठकर बैठ गया। किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है? वो किताब उठाकर देखने लगा। अनन्या ने किताब में एक पैराग्राफ की ओर इशारा किया। ये पूरा सेक्शन समझ नहीं आ रहा। अक्षत ने किताब खोली और ध्यान से उसे देखने लगा, और जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। मेल हार्मोन सिस्टम के विषय पर बात करते हुए वो खुद भी थोड़ा सा हिचक गया था। अब वो साफ शब्दों में उसे कैसे समझाए, यही सोचकर वो ठहर गया था। उसे लगा कि ये विषय कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। वो हिचकते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो हैरानी से उसे देखती रह गई, क्योंकि आधे अधूरे तरीके से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये काफ़ी पेचीदा है, अक्षत ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूँ, तुम परेशान मत होना बस। वो उसकी बात से काफ़ी कुछ समझ चुकी थी। नहीं, आप टॉपिक बदल दें, कुछ और समझा दें, मैं ये वाला अपनी मैम से समझ लूँगी। वो सिर झुकाकर शर्माते हुए बोली थी, तो वो उसे बहुत प्यारी लगी। वो मुस्कुराते हुए किताब का पन्ना पलटने लगा। हाँ यार, ये थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो गया है। मैं तो तुम्हें समझा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरे सामने बैठी रह सको। अक्षत के होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई थी, और उसकी बात का मतलब समझते ही अनन्या भी लाल टमाटर हुई थी। तुम अपनी मैम से ही समझ लेना, हम कोई और टॉपिक देखते हैं। जी, यही बेहतर रहेगा। दोनों ने हंसते हुए उस विषय को बदल दिया और फिर बाकी विषयों पर बात करने लगे, जिससे दोनों की झिझक कम हो गई थी। ये पल उनके बीच की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, जहाँ एक दूसरे से बात करते हुए कभी शर्म, कभी झिझक, कभी हंसी और कभी एक दूसरे के साथ होने की हल्की सी चाह झलक रही थी। वो पुलिस स्टेशन से घर लौटकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, साथ ही थकान और गहरी उदासी का असर भी दिखाई दे रहा था। अनन्या, जो उसके पीछे पीछे आई थी, पानी का गिलास हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा था, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ से सिर सहलाते हुए, जैसे किसी गंभीर समस्या में डूबा हो। अक्षत, आप ठीक तो हैं? वो उसके पास आकर नरम आवाज़ में बोली। अक्षत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सिगरेट के धुएं में अपनी परेशानी को दबाने की कोशिश करने लगा। अक्षत, पानी पी लीजिए। उसके लहजे में चिंता और अपनापन था, लेकिन अक्षत की खामोशी ने उसे और भी बेचैन कर दिया। अक्षत, खाना भी नहीं खाया आपने? उसने फिर से पूछा, लेकिन वो जवाब देने के बजाय बस सिगरेट पीता रहा। अनन्या दिल में उठती हुई बेचैनी के बावजूद पानी का गिलास उसके सामने रखकर वापस चली गई। उसने सोचा कि कुछ देर के बाद शायद अक्षत खुद ही बात करेगा। अक्षत के अंदर छिपी हुई परेशानी और उलझन के भाव थे, जिन्हें वो किसी से साझा नहीं करना चाहता था। वो अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था, और अनन्या की मौजूदगी में वो अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। इसीलिए लगातार चुप था। इतने समय के बाद उसकी ज़िंदगी कुछ शांत रास्तों पर आने लगी थी कि फिर से रास्तों में ढलान आ गए थे। वो सिर हाथों में गिराकर स्थिर बैठा लगातार नंदिनी के बारे में सोच रहा था, जो आज उससे मिलने पुलिस स्टेशन आई थी। वो उससे बेहद नफरत करता था, लेकिन फिर भी उसने संयम का दामन नहीं छोड़ा था। वो टूटी हुई चीज़ों को और तोड़कर खुद को गुनहगार नहीं बनाना चाहता था।
उसके लिए जो सजा थी वो किस्मत ने उसे दे दी थी। वो पूरी तरह खाली और बेसहारा रह गई थी। नंदिनी जब वापस आई तो उसकी हालत बहुत अलग थी। वो पहले की तरह आत्मविश्वासी और चमकदार नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक दुखी और पछतावे भरा भाव था। वो अक्षत के सामने आकर रुकी। अक्षत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ में बेचैनी और शर्मिंदगी थी। उसने आगे बढ़ते हुए अक्षत की ओर देखा और फिर नज़र नीचे कर ली। अक्षत के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया, बस उसे ठंडी नज़रों से देखा। कहो, क्या बात है? वो थोड़ा बेचैन दिख रहा था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और सुकून से था और नंदिनी की मौजूदगी में कोई तनाव नहीं चाहता था। नंदिनी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, अक्षत, मुझे अंदाजा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें बेकार और बेवजह समझा और तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। मुझे पता है मेरी गलती की शायद कोई भी माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन दिल से मैं तुमसे माफ़ी मांगती। अक्षत ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए उसने बेरुखी से कहा, नंदिनी, तुमने जो कुछ किया उसके बारे में मैं अब कुछ भी कहना और सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब पीछे छोड़ चुका हूँ। उसने ठंडे लहजे में साफ बात की, जैसे वो अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका हो। नंदिनी की आंखों में नमी आ गई। वो दिल से चाहती थी कि अक्षत उसे फिर से माफ़ कर दे, लेकिन उसका रुख उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वो अब उससे बहुत दूर जा चुका है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी माफ़ी नहीं चाहिए, लेकिन बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सच में बहुत अफसोस है। वो धीरे से पछतावे में बोली। अक्षत ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नंदिनी, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है। अब तुम्हें मुझसे और मेरी ज़िंदगी से दूर रहना होगा और मुझे यकीन है कि तुम्हारी ज़िंदगी भी आगे बढ़ चुकी है। उसने साफ शब्दों में उसे बहुत कुछ समझा दिया। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वो दिल ही दिल में अपने दुख का सामना कर रही थी। उसने एक आखिरी बार अक्षत की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी से तुम्हें निकाल देना चाहिए, तो मैं ये भी कर लूँगी। इसके बाद नंदिनी ने सिर झुकाया और धीमे कदमों से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। अक्षत की ज़िंदगी में अनन्या की मौजूदगी देखकर उसका दिल अंदर से भर आया था। वो अपनी छोटी बहन और अक्षत को साथ देकर अंदर ही अंदर गहरी तकलीफ और जलन महसूस कर रही थी। ये दोनों शायद एक दूसरे के लिए ही बने थे। और फिर उसने सच्चाई को कड़वाहट के साथ स्वीकार करते हुए अपनी तकदीर पर अफसोस किया और आगे बढ़ गई। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। नंदिनी की वापसी की खबर अनन्या को भी मिल चुकी थी और ऊपर से अक्षत की उससे हुई बातचीत ने उसे कुछ हद तक चुप करा दिया था। वो पहले की तरह खुशमिजाज और खुलकर बात करने वाली नहीं रही थी। उसकी नज़रें अक्सर नीचे रहने लगी थीं और वो ज़्यादातर अपने कामों में ही लगी रहती थी। कई दिनों से अक्षत ये सब कुछ देख रहा था और उसे समझ भी आ रहा था कि नंदिनी के वापस आने से वो भीतर ही भीतर बदल गई है और उससे दूरी बनाए रखने लगी है, जबकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। वो उसे इस तरह रूठा और दूर नहीं देख सकता था। वो उसे ये बताना चाहता था कि नंदिनी के लौट आने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अब भी सिर्फ उसी को चाहता है और हमेशा उसी को चाहता रहेगा। लेकिन शायद वो गलत फहमी में चली गई थी। तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो और पति के जज्बात नहीं समझती कि एक मर्द को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सुकून पहुंचाती है। तुम्हें एहसास भी है कि मैं कब से तुम्हारी चाहत के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन वो पढ़ाई में व्यस्त थी जब वो कमरे में आया था और उसके पास आकर शरारत से बोला। उसके लहजे में हल्की सी हंसी की झनकार थी और आंखों में बही चमक थी जो हमेशा अनन्या को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी चुप्पी और मानसिक उलझन के कारण वो उस समय कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। बस उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। अक्षत ने शरारत से उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हमेशा खुश रहती हो। मेडिकल की किताबों की मुश्किलें तुम्हें समझ आ जाती हैं, लेकिन मेरे जज्बात समझ नहीं आते। अनन्या उसकी बातों पर और भी शर्मा गई और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। बस बस, और कुछ मत कहिए, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। उसने इनकार करते हुए खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अक्षत की शरारत भरी मुस्कान ने उसकी चुप्पी को और गहरा कर दिया। अक्षत ने धीरे से उसके पास आकर उसका हाथ थामा। मैं जानता हूँ अनन्या कि तुम हमेशा मेरे साथ हर सुख दुख में खड़ी रही हो, लेकिन कभी कभी तो मेरा थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि तुम्हारी ये मुस्कान भी मेरे दिल को कितना रोशन कर देती है और तुम्हारी ये चुप्पी मुझे परेशान कर देती है।
उसकी बातों पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और वो शर्माकर अपनी नजरें झुका गई। अक्षत ने उसकी आंखों में मुस्कान देखी और उसके करीब झुककर कहा, इसीलिए बेहतर है कि तुम हमेशा हंसती बोलती रहा करो ताकि मैं तुम्हें और बेहतर समझ सकूं। उसके शब्दों ने अनन्या के दिल में प्यार की एक नरम लहर पैदा कर दी और वो हल्की मुस्कान के साथ फिर अपनी किताबों में लग गई। लेकिन अक्षत शायद आज किसी और ही मूड में था। उसने तुरंत किताब उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। मैं अपनी अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वो उसके कानों में अमृत का रस घोलता चला गया। अनन्या की आत्मा अंदर से झूम उठी थी। बदगुमानी के बादल झट से गायब हो गए थे। वो प्यार से उसके होंठों को चूमता हुआ फिर से उसमें खो गया था। अनन्या के दिल से सारी गलतफहमियां एक पल में ही मिट गई थीं। समय तेजी से बीतता चला गया और अनन्या की मेहनत और लगन रंग ले आई थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक सफल डॉक्टर भी बन गई। उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की बल्कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष भी किया था। हरिशंकर जी, उसकी माँ सावित्री जी, अक्षय की माँ सुनीता जी और उसके पापा राजेश जी सभी उसकी सफलता से बहुत खुश थे। अनन्या की सफलता ने अक्षत के साथ उसके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। दोनों के बीच जो प्रेम था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अनन्या की सफलता को अक्षत हमेशा पूरे दिल से सराहता था और वो उसकी मेहनत पर गर्व महसूस करता था। तुम्हारी सफलता मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण है अनन्या। तुमने अपने सपनों को हकीकत में बदला है और ये सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। वो बेहद खुश था। अक्षत, आपका साथ और आपका प्यार ही वो ताकत है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आप हमेशा मेरे साथ थे और आपकी मदद ने मुझे हिम्मत दी है। वो मुस्कुराकर बोली थी, जो उसके लिए एक छायादार पेड़ जैसा सहारा साबित हुआ था। तुम्हारी सफलता मेरे लिए सब कुछ थी अनन्या। तुमने हमेशा मुझे अपने प्यार और समर्थन से नवाजा और मैं चाहता था कि हमारा ये रिश्ता हमेशा मजबूत और कायम रहे। हमने जो रिश्ता बनाया है वो कभी नहीं टूटेगा अक्षत। आपका साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है और मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो भी प्यार से बोली थी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अनन्या। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा। दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था और ज़िंदगी का हर पल नई उम्मीद और प्यार के साथ बीत रहा था। अनन्या की सफलता ने न केवल उसकी ज़िंदगी बदली थी बल्कि उसके और अक्षत के बीच के प्यार को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। कुछ साल के बाद अनन्या और अक्षत की ज़िंदगी में खुशियों का एक और नया अध्याय शुरू हुआ, जब अनन्या के यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ और अपने माता पिता की तरह बेहद सुंदर थे और उनके आगमन ने अनन्या और अक्षत की ज़िंदगी को और भी खुशियों से भर दिया था। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और तुरंत ही घर वालों को ये खुशखबरी का पता चल गया था। अनन्या और अक्षत के माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त और करीबी लोग सभी उनके घर आकर उन्हें बधाई देने पहुंच गए थे। सब लोगों ने बच्चों की खुशी और प्यार में शामिल होकर उनकी खुशियों को दुगना कर दिया था। ये तुम्हारे धैर्य और प्यार का फल है मेरी बेटी, और यही तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल पल हैं। सावित्री जी ने बेटी का माथा चूम कर कहा था और वो हल्के से मुस्कुरा दी। ये संतान तुम दोनों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और भगवान ने चाहा ये हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगी। राजेश जी ने भी पोतों को देखकर बहुत खुशी मनाई थी। घर में खुशियों का माहौल था, हर तरफ हंसी, खुशबू और प्यार का समंदर था। अनन्या और अक्षत के लिए ये दिन हमेशा यादगार बन गया था, जब उनकी ज़िंदगी में 2 छोटे छोटे नन्हे फूल खिले थे और उन्होंने उनकी खुशबू से अपनी दुनिया को और भी सुंदर बना लिया था। सच कहते हैं, जब प्यार सच्चा हो तो उम्र नहीं देखी जाती। जीवन साथी हमसे कितना बड़ा है कितना छोटा, इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। बस दिल आपस में मिलने चाहिए। जब मोहब्बत सच्ची हो तो उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता। दिल जब दिल से मिल जाए तो जमाना भी फिर कुछ नहीं कहता। न सालों की गिनती रहती है न उम्र का हिसाब, बस एक दूसरे की रूह में बस जाने का होता है एहसास खास। इश्क वहाँ पर परवान चढ़ता है जहाँ समझ और एहसास हो, और हर दूरी खुद ब खुद मोहब्बत के आगे छोटी हो। लोग कहते रह जाते हैं एज गैप ज़्यादा है, पर दिल मुस्कुराकर कहता है मेरा सुकून तो बस उसी की बाहों में समाया है। न उम्र रुकावट बनती है न दुनिया की बातें असर करती हैं। सच्चे दिलों की धड़कनें हर हद को पार कर लेती हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उम्र सिर्फ एक लफ्ज़ रह जाता है और हर रिश्ता इश्क की पाकीज़गी में खो जाता है।
तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।